अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मेरा नाम आफरीन अतर है और जैसे कि हम पहले भी अ, मैम होस्ट हो गई, आप रिकॉर्ड कर सकती हैं। जी हो रहा है वो जी। थैंक यू। वेलकम मैम। Okay. Assalamu alaikum everyone. This is Afreen Athar, founder of Happy Being Pakistan, and I am also a child rights activist and human right activist. इसके अलावा जो मेरा experience है वो international organizations और forums के साथ है और basically our focus is on working on child rights, human rights और जो भी ऐसे तबकात हैं society के जो vulnerable हैं उनके ऊपर हम काम कर रहे हैं। हैप्पी बीइंग का जो मकसद था वो ये था कि हमें पॉजिटिविटी फैलानी है और दुनिया में जितनी ज़्यादा नेगेटिविटी है वो पॉजिटिविटी के कम होने की वजह से अकर कर रही है और जितना हम कोशिश करेंगे कि हम पॉजिटिविटी को स्प्रेड करें, जितनी पॉजिटिविटी स्प्रेड होगी उतनी ज़्यादा नेगेटिविटी कम होना शुरू हो जाएगी। जैसे कि बुद्धा की एक सेइंग है कि जो कैंडल होती है अगर वो और कैंडल्स को जलाती है तो कैंडल की अपनी रोशनी खत्म नहीं होती बल्कि वो रोशनी को फैलाती है। हैप्पी बीइंग का मकसद ये था कि हम इस रोशनी को फैलाएंगे, पॉजिटिविटी को इंक्रीज करेंगे और एनहांस करेंगे। हैप्पी बीइंग यूट्यूब चैनल का मकसद ये है कि हम इस चैनल के ज़रिए स्प्रेड करेंगे पॉजिटिविटी को और सोसाइटल इश्यूज और चैलेंजेस जो हम सब और नॉर्मली फेस करते हैं बट हमें नहीं पता कि हमें उसको डील कैसे करना है। तो ये सीरीज ऑफ वेबिनार एक ऐसी काविश है जिसमें मेरे अलावा बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त प्रोफेशनल्स को अब मैं इनवाइट करूंगी और आज हमारी उस सीरीज का पहला सेक्शन है जिसमें हमारे ऑनरेबल गेस्ट हैं डॉक्टर खुर्रम राजा साहब, जिनका मैं इंट्रोडक्शन ब्रीफली आपको कराऊंगी। थोड़ा सा टॉपिक के बारे में मैं बताना चाहूंगी कि जो हमारा आज का टॉपिक है वो है मेडिको लीगल इश्यूज एंड चैलेंजेस इन पाकिस्तान। अब ये चीज क्वेश्चन रेज करती है कि मेडिको लीगल इश्यूज और चैलेंजेस इन पाकिस्तान ये कैसे रेज होंगे। आपने देखा होगा कि अमिड पेंडेमिक कितने ज्यादा प्रॉब्लम्स आ रहे हैं फाइनेंशियल इकोनॉमिकल लेवल पे और साथ साथ अब्यूज और वायलेंस के केसेस भी अनफॉर्चुनेटली इंक्रीज हो रहे हैं। स्टैटिस्टिकली अगर अगर हम देखें तो चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज, चाइल्ड वायलेंस, वायलेंस अगेंस्ट वुमेन, डोमेस्टिक वायलेंस, ट्रांसजेंडर्स के खिलाफ वायलेंस, लेबर वायलेंस, ये बहुत ज़्यादा राइज होना शुरू हो गया है अमिड पेंडेमिक। सो हमें इसको फोकस करना है ताकि हम इस चीज़ को कॉम्बैट कर सकें, हम अवेयरनेस रेजिंग क्रिएट कर सकें लोगों में कि अगर खुदा ना खास्ता आप इस चीज़ को ऑब्जर्व कर रहे हैं, किसी के साथ कोई ज्यादती या कोई टॉर्चर का केस हो रहा है तो हमें क्या करना चाहिए। और इसके लिए हम एडवाइस लेंगे हमारे बहुत ज़बरदस्त प्रोफेशनल से, डॉक्टर खुर्रम साहब से, जो हमें गाइड करेंगे कि मेडिको लीगल इश्यूज और चैलेंजेस क्या हैं और पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट से हम इसको फोकस कर रहे होंगे। थोड़ा सा इम्पोर्टेंट ये है कि हमें ये पता होना चाहिए कि टॉर्चर और अब्यूज में भी एक स्लाइड सी वेरिएशन है और डिफरेंस है। टॉर्चर एक ऐसा एक्ट है जिसमें हम किसी इंसान को कोई इंसान तकलीफ दे, उसको जिंदा रखे, यानी टॉर्चर में डेथ्स भी वाक़ हो जाती हैं मगर टॉर्चर में कंटिन्यूसली किसी को पेन में रखना और टॉर्चर में रखना यानी तकलीफ में रखना और जो कि कंटिन्यू रहे उस चीज़ को हम टॉर्चर कहेंगे। टॉर्चर की कुछ एग्जांपल्स हैं, इलेक्ट्रोक्यूट कर दिया जाए अगर, या फिर जिस तरह होता है कि उल्टा लटका के पाँव पे जोर से मारा जाए, इस तरह के टॉर्चर के केसेस होते हैं। या पानी में सर रख के उसको निकाला जाए बार बार, सुई के जरिए या फिर किसी धार जिसकी तेज हो उसके जरिए स्किन को कट किया जाए, नेल्स को खींच दिया जाए, तो ये टॉर्चर के केसेस हैं। अब्यूज जो होता है वो भी एक फॉर्म ऑफ टॉर्चर है मगर अब्यूज जो होता है उसका वो ऑनगोइंग भी चीज होती है लेकिन उसमें अब्यूज में डेथ वाक़ हो जाती है और टॉर्चर इंटेंशनल होता है, अब्यूज कभी कभार अनइंटेंशनल होता है। अब मैं जी, अब मैं काइंडली आप माइक किसी का है तो वो ऑफ कर दें। जी प्लीज इस चीज़ का थोड़ा ख्याल रखें। सो मैं इनवाइट करना चाहूँगी डॉक्टर खुर्रम सोहेल राजा साहब को। ही इज़ एन एसोसिएट प्रोफेसर, हेड ऑफ डिपार्टमेंट फॉरेंसिक मेडिसिन एंड टैक्सिकोलॉजी। इसके अलावा इनका बहुत ज़बरदस्त एक्सपीरियंस है अजीज़ फातिमा मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज फैसलाबाद पाकिस्तान। He has a teaching experience of around of 29 years. District Medical Legal Officer from 2002 to 2013. He is also a member of District Standing Medical Board for 15 years.
member of a provincial standing medical board for 7 years. I hope कि हम डॉक्टर खुर्रम साहब से मैक्सिमम जो है मालूमात हासिल करेंगे और हमें जितना ज़्यादा इसके बारे में क्लैरिटी आएगी हम उतने ज़्यादा एम्पावर होंगे कि हम अपनी सोसाइटी में पॉजिटिविटी को फैला सकें. सो ओवर टू यू डॉक्टर खुर्रम साहब, कैसे हैं आप? अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम सलाम. थैंक यू वेरी मच आफरीन अतर. आपने इनवाइट किया फॉर अ वेरी वेरी इम्पोर्टेंट टॉपिक एंड इम्पोर्टेंट इशू इन पाकिस्तान. मेडिको लीगल के बारे में लोगों को बहुत ज़्यादा अवेयरनेस नहीं है और लोग इसको बहुत ज़्यादा समझते भी नहीं हैं और इसके बारे में बहुत सारे मिथ्स भी हैं, बहुत सारी मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं. तो it's a good chance के we can clarify certain things about medico-legal issues and torture issues in Pakistan. जी. तो medico-legal जी आप क्वेश्चन कीजिए को प्लीज. जी तो बिल्कुल. जी डॉक्टर साहब, आप थोड़ा सा हाईलाइट कीजिए और थोड़ा क्लैरिफाई करें कि मेडिको लीगल इश्यूज दरअसल क्या होते हैं. उनको थोड़ा सा हमें डिफाइन करके बताइए कि इनको हम कैसे डिफाइन करेंगे और क्या क्या ऐसे चैलेंजेस और इश्यूज हैं पाकिस्तानी कॉन्टेक्स्ट में जो हम फेस कर रहे हैं. देखिए, मेडिको लीगल इज कॉम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड्स, मेडिसिन एंड लॉ, लीगल साइड. दुनिया के बहुत सारी मुल्कों में ये दोनों जो है मेडिकल साइड और लीगल साइड, ये एक ही एजेंसी जो है वो उसको कवर करती है. जैसे कि यूके में डॉक्टर है, वही इन्वेस्टिगेट भी करता है, वही मेडिकल साइड कवर करता है. पाकिस्तान के अंदर इसके लिए दो एजेंसीज हैं जो इन्वेस्टिगेशन में इन्वॉल्व है. मेडिसिन के लिए डॉक्टर और लीगल साइड की इन्वेस्टिगेशन के लिए पुलिस, और फिर उस कोर्ट्स होती हैं जो उसको अल्टीमेटली डिसाइड करती हैं और जस्टिस की तरफ जाती हैं. तो मेडिको लीगल इज कॉम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड्स, टू एजेंसीज एंड देन लीडिंग टू द कोर्ट्स. तो जितने भी ऐसे केसेस होते हैं जिसमें लोगों को पुलिस की जरूरत पड़ती है, कोई ऐसा कोई लड़ाई मारकुटाई हो जाती है, मर्डर हो जाता है, रेप हो जाता है, वायलेंस का कोई केस है या कोई भी इस तरह का केस है जिसके लिए अल्टीमेटली पुलिस के पास जाना है वो केस, और पुलिस के थ्रू वो फिर कोर्ट तक जाना है, उसके लिए उनको ये मेडिको लीगल का पाथ जो है उसको अडॉप्ट करना पड़ता है. और इसमें पुलिस के पास जाने से पहले उन्हें डॉक्टर के पास जाना पड़ता है. ये समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि डायरेक्ट पुलिस जो है वो उसको ऑफेंस को या वायलेंस को या टॉर्चर को या इंजरीज को, पुलिस जो है दे आर नॉट टेक्निकल पीपल, दे कैन नॉट डिस्टिंग्विश बिटवीन डिफरेंट इंजरीज एंड डिफरेंट सॉर्ट ऑफ वायलेंस. तो वो पहले डॉक्टर के पास जाएंगे, डॉक्टर से वो एक सर्टिफिकेट लेंगे जो कि जिंदा बंदे के लिए मेडिको लीगल सर्टिफिकेट कहलाता है और एक डेड बंदे के लिए पोस्टमार्टम सर्टिफिकेट कहलाता है. ये सर्टिफिकेट लेके देन दे गो टू द पुलिस. और हमें ये आम पब्लिक को ये याद रखने की चीज है, बहुत जरूरी है कि अगर आप किसी भी केस के लिए, किसी भी क्राइम के लिए अगर आप डॉक्टर के पास नहीं जाते और आप वो सर्टिफिकेट नहीं लेते हैं तो आपका केस चल नहीं सकता. जी. उस केस का कभी भी कोई अल्टीमेट रिजल्ट नहीं होगा. जी डॉक्टर साहब, ये इसकी आपने बहुत बड़ी जी सॉरी जी आप कंटिन्यू कीजिए. इसकी जो बहुत बड़ी एग्जांपल है वो है बेनजीर भुट्टो का मर्डर. बेनजीर भुट्टो के मर्डर में पोस्टमार्टम नहीं हुआ था. उसकी रीजन चाहे जो भी हो, मगर वो पोस्टमार्टम नहीं हुआ था, इसलिए उसमें कॉज ऑफ डेथ है ही नहीं है. देयर इज नो कॉज ऑफ डेथ इन दैट केस. बहुत से लोग कहते हैं कि वो फायर से डेथ हुई, बहुत से लोग कहते हैं कि बम ब्लास्ट से हुई, बहुत से लोग कहते हैं कि वो जब
गिरी मोहतरमा बेनजीर भुट्टो, तो उनके सर को हैंडल लगा, उससे डेथ हुई। इसलिए अब कोई कॉज ऑफ डेथ है ही नहीं है डेफिनेट, पता ही नहीं है, इसलिए वो केस अब चल ही नहीं सकता और ना उसका अल्टीमेट कोई रिजल्ट निकल सकता है। हम उसके लिए जितना भी आई वॉश कर लें कि हमने फलां जगह से इन्वेस्टिगेट कर लिया, फलां कोर्ट में है, फलां कोर्ट में है, देयर विल बी नो रिजल्ट, नो अल्टीमेट रिजल्ट। जी डॉक्टर ये साहब, आपसे मैं जी बिल्कुल ज़बरदस्त आपने ये बताया कि आप मुझे ये थोड़ा सा गाइड करें हमें कि जो शवाहिद होते हैं उसके कितना टाइम ड्यूरेशन है। मिसाल के तौर पे अगर कोई विक्टिम हुआ है या ऑफेंस हुआ है, विक्टिमाइज पर्सन को कितनी देर के अंदर, कितनी ड्यूरेशन के अंदर वो मेडिकल रिपोर्ट जनरेट करवा लेनी चाहिए, इसके ऊपर थोड़ी रोशनी डालिए। देखिए, इसकी लीगल लिमिटेशन कोई नहीं है, कानून के अंदर ये कहीं नहीं कोई पाबंदी लगाई जाती कि आप पोस्टमार्टम जो है वो इतने अरसे के अंदर करवा सकते हैं, इसके बाद नहीं करवा सकते। आप किसी केस का कोई एविडेंस है, कोई प्रूफ है, कोई उसके शवाहद हैं, तो वो आप एक दिन के अंदर उठा सकते हैं, उसके बाद नहीं उठा सकते। लॉ के अंदर इसकी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। हाँ, उसका साइंटिफिकली और मेडिकली कोई भी केस जितना फ्रेश इन्वेस्टिगेशन उसकी हो जाएगी, उतने हमेशा उसके एविडेंसेस जो हैं उसके चांसेस ज्यादा होते हैं। कोई पोस्टमार्टम जो फ्रेश केस का होगा, फ्रेश डेड बॉडी का होगा, उसमें चांसेस ज्यादा होते हैं कंपैरेटिवली कि आप कॉज ऑफ डेथ तक पहुंच जाए। अगर बाद में आप उसकी ग्रेव खोलते हैं, जिसको एक्सुमेशन, कबर कुशाई कहते हैं, तो उसमें कानून मना नहीं करता कि आप 5 साल बाद कबर कुशाई नहीं करा सकते, आप करवा सकते हैं लीगली, मगर उसके बाद चांसेस बहुत कम हो जाएंगे कि उसमें कोई शवाहिद जो है वो मिल सके। इसलिए जितनी फ्रेश इन्वेस्टिगेशन होगी किसी भी क्राइम में, किसी भी केस में, उतना वो बेनिफिशियल होगा। जी, जिस तरह डॉक्टर साहब आपने अभी ज़िक्र किया कि कट्स और ब्रूजेस जो हैं वो तो एपरेंटली हमें नज़र आते हैं, लेकिन कुछ इस तरह के इश्यूज़ होते हैं, मिसाल के तौर पे चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज़ के जो केसेस हैं या डोमेस्टिक वायलेंस में जो सेक्सुअल अब्यूज़ इन्वॉल्व होता है, तो उस केस में जो है उसके शवाहिद का जो टाइम ड्यूरेशन है वो कंपैरेटिवली कम होगा या फिर उसका भी कोई टाइम फ्रेम नहीं है लॉ के मुताबिक? देखिए, कोई भी जो इंजरी होती है या कोई भी जो एविडेंस होता है किसी तरह का भी किसी क्राइम में, वो उसकी एक साइंटिफिकली एक टाइम ड्यूरेशन होती है उसकी डिसअपियर होने की। ब्रूजेज या कट्स भी जो हैं, ब्रूजेज जो हैं वो बुक्स के मुताबिक 15 डेज या 22 डेज में डिसअपियर हो जाते हैं। जी। बेशक कुछ ब्रूजेज जो हैं उसके बाद भी रहते हैं, लेकिन ये है कि साइंटिफिकली 99% जो ब्रूजेज हैं दे डिसअपियर विद इन 2 to 3 वीक्स। इसी तरह जो सुपरफिशियल कट्स होते हैं वो भी एक टाइम ड्यूरेशन के बाद मिलते नहीं है आपको। तो एविडेंस जो है, मैंने जैसे कि पहले कहा, जितना फ्रेश होगा, चाहे वो सीन ऑफ क्राइम पे हो, चाहे वो डेड बॉडी पे हो, चाहे वो कपड़ों पे हो, चाहे वो किसी चीज पे भी हो, किसी आर्टिकल पे हो, किसी ग्लास कप पे हो, किसी सिगरेट पे हो, दरवाजों पे हो, वो जितना जल्दी इन्वेस्टिगेट हो जाएगा उतने चांसेस उसके ज्यादा होंगे कि आप उसको पिक कर सकें। जितना टाइम गुजरता जाएगा उतना फिर उसको ढूंढना मुश्किल हो जाता है। जी, डॉक्टर साहब आपने बड़ा अच्छा उसको एक्सप्लेन किया क्योंकि बहुत ज़्यादा ख़ास तौर पे इस तरह की इन्फॉर्मेशन में प्रॉब्लम आती है और जो प्रोफेशनल्स हैं ख़ास तौर पे उनको इस चीज़ में बहुत ज़्यादा हर्डल्स आती हैं कि हमें क्या करना चाहिए। और इसी तरह जिस तरह अगर ऑर्गेनाइजेशनल लेवल पे जो क्राइसिस कमिटीज़ होती हैं, उनमें भी अवेयरनेस रेज़िंग के टाइम पे जो प्रोफेशनल्स काम कर रहे होते हैं, उनको भी इसकी नॉलेज बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो अगर कोई प्रोफेशनल्स इस ग्रुप के अंदर भी मौजूद हैं, जिस तरह एक आध अभी शेयर भी हुआ कि लोगों को पता होना चाहिए बीइंग अ प्रोफेशनल कि हमें किस तरह अवेयरनेस रेजिंग करनी है, किस तरह हमें गाइड करना है लोगों को। डॉक्टर साहब आप एक और मैं आपसे सवाल करना चाहूंगी कि मेडिको लीगल जो रिपोर्ट्स हैं, इसका क्या बेसिक रोल क्या होगा? मिसाल के तौर पे जिस तरह सबसे पहले तो मेडिकल शवाहिद और सर्टिफिकेट्स आ गए, देन लीगल आएंगे, तो फिर इसमें रोल किस तरह ये हमारी जो रिपोर्ट है उसको स्ट्रेंथन करेगा?
देखिए, इससे पहले मैं आपका जो पिछला क्वेश्चन था उसमें मैं एक बात ऐड करना चाहूंगा, क्योंकि आप सब लोग, मैंने देखा है कि आपकी जो एक ऑर्गेनाइजिंग टीम है, दे आर ऑल एक्टिविस्ट और आप मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स के लिए काम कर रहे हैं और डिफरेंट चीज़ों के लिए। मैं आपको एक प्रैक्टिकल पॉइंट बता रहा हूँ कि आप जब भी किसी क्राइम के पीछे जाएं, हमेशा कोशिश करें कि जितनी जल्दी वो उसकी इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट हो सके, जितनी जल्दी एविडेंस प्रिजर्व हो सके, उतना फायदा ज्यादा होगा। ये एक पॉइंट याद रखिए आप अपने लिए, अपने एक्टिविज्म के लिए। अब आपने जो क्वेश्चन किया मेडिको लीगल के बारे में, देखिए पाकिस्तान के अंदर या किसी भी मुल्क के अंदर मेडिको लीगल का एक डेफिनेट स्ट्रक्चर होता है जो कि असेंबली से पास होके आता है जी। वो एक स्टैट्यूट लॉ होता है। स्टैट्यूट लॉ हम उसको कहते हैं जो कि असेंबली से पास होके बकायदा कानून की सूरत में मौजूद होता है। तो मेडिको लीगल सिस्टम भी जो है वो एक स्टैट्यूट लॉ है पाकिस्तान के अंदर, और ना सिर्फ उसकी कानून साजी हुई भी है, बल्कि वो हमारे पाकिस्तान पीनल कोड के बहुत सारी इसकी जो दफात हैं उनके तहत ये मेडिको लीगल इशू चलता है, मेडिको लीगल जो सिस्टम है वो चलता है। अब पंजाब के अंदर इसका जो सिस्टम है मेडिको लीगल का, दैट इज कॉल्ड 3 tier मेडिको लीगल सिस्टम। 3 tier मीन्स के इसकी तीन पार्ट्स हैं इसके, या 3 सतह हैं, या किसी भी पब्लिक के बंदे को 3 मौके दिए जाते हैं कि वो जस्टिस हासिल कर सके। जी। सबसे जो फर्स्ट ईयर है इसका, पहला जो है वो ये है कि अगर जैसे ही कोई आपको जरूरत पड़ती है किसी डॉक्टर की, फौरी तौर पे आप किसी डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर, किसी टीचिंग हॉस्पिटल या तहसील हेडक्वार्टर जो उस पुलिस स्टेशन के हद में आता हो, फौरी तौर पे आप वहां पे जाएं। वहां पे डॉक्टर्स जो मेडिको लीगल को डील करते हैं वो इसको डील करेंगे, वो इसको इंजरीज को एग्जामिन करेंगे, एविडेंस प्रिजर्व करेंगे, जो भी करेंगे उसके बाद दे विल इशू अ मेडिको लीगल सर्टिफिकेट। पब्लिक के पास अब इसका एक और मौका है कि इफ दे आर नॉट सेटिस्फाइड with the MLC of that doctor, they can challenge it in session court. सेशन कोर्ट ऑर्डर कर देगा, सेशन जज जो है वो जुडिशियल मजिस्ट्रेट्स को उन्होंने एलोकेट की होती है पास, वो ऑर्डर कर देते हैं कि इसको दोबारा से री एग्जामिन किया जाए इस केस को। अब ये आ जाता है डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर, जहां पे गवर्नमेंट ने डिस्ट्रिक्ट स्टैंडिंग मेडिकल बोर्ड बनाया हुआ है। जी। स्टैंडिंग मेडिकल बोर्ड जो है उसके अंदर बोर्ड ऑफ डॉक्टर्स होते हैं, 4 डॉक्टर होते हैं जी। वो 4 डॉक्टर जो हैं वो इसको दोबारा एग्जामिन करेंगे, दोनों पार्टीज को बुलाएंगे, पुलिस को बुलाएंगे और सारा केस दोबारा देखेंगे और अपनी रिपोर्ट इशू करेंगे। जी। अगर वो पार्टी अब सेटिस्फाई है तो ठीक है, इफ दे आर नॉट सेटिस्फाइड दे हैव स्टिल अनदर चांस। वो अपने केस को हाई कोर्ट के थ्रू, पंजाब के अंदर लाहौर हाई कोर्ट के थ्रू, वो या सेक्रेटरी हेल्थ के थ्रू वो उसको प्रोविंशियल स्टैंडिंग मेडिकल बोर्ड में ले जाते हैं। सूबाई लेवल के ऊपर ये बोर्ड बना हुआ, जहां पे ये केस जो है वो सेकंड टाइम री एग्जामिन होता है, और इसको सर्जन मेडिको लीगल पंजाब, फोरेंसिक के एक्सपर्ट डॉक्टर्स और किसी टीचिंग हॉस्पिटल के एमएस वो इसको तीसरी बार चेक करते हैं। तीसरी बार उसको वो सारे पिछले डिस्ट्रिक्ट बोर्ड को भी बुला लेते हैं, पहले डॉक्टर को भी बुला लेते हैं, पार्टीज को भी, पुलिस को भी, और वो इसको सबको दोबारा दे के दे इशू देयर रिपोर्ट। तो एक बंदे के पास, एक एक्टिविस्ट के पास 3 चांसेस हैं एग्जामिनेशन के। और इसलिए ये आप लोगों के इल्म में होना चाहिए कि ये पहली दफा किसके पास जाना है, सेकंड टाइम किसके पास जाना है, थर्ड टाइम किसके पास जाना है। जी डॉक्टर, इस तरह जी डॉक्टर साहब, सॉरी फॉर इंटरप्टिंग। बेसिकली इसी लिंक को रीज्वाइन करना होगा क्योंकि थोड़ा सा टाइम आउट हो रहा है जूम का, तो इसी को काइंडली आप सब रीज्वाइन। एक्सक्यूज मी मैम। जी।
मैम मीटिंग अभी एंड हो जाएगी, काइंडली सारे रीज्वाइन कर लें इसी लिंक के थ्रू। जी 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 सर, डॉक्टर ये साहब इसी को ठीक है रिज्वाइन जब करना होगा। ये मैं एंड कर रही हूँ उसको। ठीक है जब ये ओके ओके, थैंक जी यू। ठीक है रिपोर्ट उसकी रिलीज हुई जी तो उसमें वो रिकमेंडेशंस थी। दोज रिकमेंडेशंस आर फॉर द डॉक्टर्स के डॉक्टर्स की ट्रेनिंग में क्या कौन कौन सी चीज जरूरी है, जुडिशियल साइड पे कौन सी इंप्रूवमेंट जरूरी है, इन्वेस्टिगेशन के लिए क्या जरूरी है, अवेयरनेस कितनी जरूरी है पब्लिक की भी और पुलिस की भी। जी आप यकीन करें मैं आपको अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, हमारे 99% रिस्पेक्टेबल पुलिस ऑफिशियल्स उनको ये एहसास ही नहीं होता है कि ये टॉर्चर है और ये गलत है। दे टेक इट एज पार्ट ऑफ द कल्चर जी एंड दे टेक इट एज पार्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन। एक होता है ना कि इंसान गलत काम को गलत समझ के करता है और एक इंसान जो है वो काम कर रहा है और वो कहता है ये गलत नहीं है। जी तो वो मतलब बहुत सारे हमारे ऐसे भाई हैं जो इसको गलत समझते ही नहीं है। जी तो उनकी ट्रेनिंग उनकी अवेयरनेस ये बहुत जरूरी चीज है। ये सारी रिकमेंडेशन जो दी गई हैं मगर इनका इम्प्लीमेंट होना स्टिल बाकी है हर 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 जगह के ऊपर। उसके लिए भी जो हमारे पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, हमारी गवर्नमेंट्स हैं, उनके ऊपर ये बनता है, सारा उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है और हमारी भी बनती है कि हम इसके लिए जितनी भी एफर्ट कर सकें हम करें उसके लिए। तो आई एम ऑलवेज देयर, अगर आप लोगों को कहीं भी कोई हेल्प चाहिए इस सिलसिले में तो आई एम ऑलवेज देयर। जी डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया, आपने हमें इतना ज़बरदस्त एक तो नॉलेज दी और साथ साथ हमें ये भी बताया कि ये अमेंडमेंट्स और ये तमाम जो वर्किंग्स हुई इसमें कितनी काविशें मौजूद थी और ये तमाम चीज़ें हमारे पास मौजूद हैं, बट अनफॉर्चुनेटली इसकी इम्प्लीमेंटेशन लैक करती है क्योंकि अवेयरनेस नहीं है लोगों के अंदर। तो इंशाल्लाह हम आपसे और मज़ीद सीखना चाहेंगे और जो बाकी पार्टिसिपेंट्स हैं मैं ये कहना चाहूँगी कि आप लोग ज़रूर इसको इस वीडियो को शेयर कीजिए क्योंकि मैं इसको इंशाल्लाह अपलोड भी कर लूँगी और इसको मैक्सिमम शेयर कीजिए ताकि इसकी अवेयरनेस रेजिंग हो सके, लोगों को पता चले कि हकूक़ हैं हमारे, लेकिन हमें उनको यूज़ करना नहीं आता, हमें उसकी इम्प्लीमेंटेशन नहीं आती। तो ये तमाम चीज़ें मौजूद होने के बावजूद अगर हम इसको ना रिसीव कर सकें तो वो अनफॉर्चुनेट है, अनफॉर्चुनेट हमारे एंड पे है, क्योंकि अगर हम मूव थैंक नहीं यू वेरी करेंगे मच, देन। थैंक यू वेरी मच आफरीन, आपने एक अपॉर्चुनिटी क्रिएट की एंड यू हैव कंडक्टेड द प्रोग्राम। थैंक यू वेरी मच। जी जी डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपका। डॉक्टर साहब इंशाल्लाह हम आपको फिर से थोड़ा आप चाहें आपका जो है हम टाइम चाहेंगे कि आप और मज़ीद इन चीज़ों के ऊपर हमें नेक्स्ट किसी वेबिनार में हमें टाइम दीजिए और इंशाल्लाह हम इसको वर्कशॉप फॉर्म में भी लेकर आएंगे क्योंकि आपकी ये बहुत ज़बरदस्त एक जी इंशाल्लाह। सजेशन है और वो होनी भी ज़रूरी है कि हमें साइकोलॉजिस्ट, सोशल वर्कर्स, मेडिकल डॉक्टर्स, तमाम लोगों को इसकी इंफॉर्मेशन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हम थोड़े से क्वेश्चन आंसर्स डॉक्टर साहब अगर लेना चाहें तो हम कुछ लोग क्वेश्चंस करना चाह रहे हैं। जी नमूद सहर, आपने क्वेश्चन करना है जी तो जी आप काइंडली अनम्यूट कीजिए मोबाइल अपना माइक और आप क्वेश्चन कर सकती हैं। जी नमूद सहर। जी थैंक यू सो मच मैम। मैंने एक क्वेश्चन करना था। पहले तो सबसे थैंक यू सर, आपने इतना डिटेल हमें गाइड किया, क्योंकि ये जो प्रोजेक्ट जिसके बारे में मैंने आपको पहले भी बताया इसमें भी हमने यही देखा कि क्योंकि मेडिको लीगल की अवेयरनेस नहीं है और थोड़ी बहुत ये भी चीज़ हमने ऑब्जर्व की कि एक्सेप्टेंस ही नहीं है। जो डोमेस्टिक में अगर डोमेस्टिक चाइल्ड लेबर में बच्चों के साथ अगर कोई वायलेंस अब्यूज इस तरह का हो रहा है तो उनके पेरेंट्स भी, एम्प्लॉयर्स की तो कोशिश होती है कि हाँ जी मामला दबा दिया जाए, केस ना लीक ना हो इस तरह से। उनके जो पेरेंट्स हैं बेसिकली उनको भी इतनी सच अवेयरनेस नहीं होती है मेडिको लीगल वाले इशू की। तो थैंक यू, आपने बहुत अच्छा पॉइंट जो है वो रेस किया। इसमें मैं क्वेश्चन ये करना चाहूँगी कि एज अ साइकोलॉजिस्ट आप क्या सजेस्ट करते हैं कि हम अपने लेवल पे अवेयरनेस रेस करने के लिए क्या कर सकते हैं? मैंने आपको ये बताया कि जब मुझे पता चला कि आफरीन एक साइकोलॉजिस्ट है तो आई एम कन्विंस्ड के साइकोलॉजिस्ट का जो रोल है वो हमारी सोसाइटी में और ये मेडिको लीगल इश्यूज में बहुत इम्पोर्टेंट है।
और इसको अभी उस तरह से रिकॉग्नाइज नहीं किया गया। आप लोग क्या कर सकते हैं, आप लोग ज्यादा से ज्यादा अवेयरनेस प्रोग्राम्स कर सकते हैं, पब्लिक की अवेयरनेस कीजिए, और जो जितने भी रिलेटेड फैक्शंस हैं, मैंने आपको बताया कि जितने मतलब जैसे लॉयर्स हैं, जैसे पुलिस ऑफिशियल्स हैं, जहां पे भी पॉसिबल हो वहां पे उनको जरूर बताइए कि इन चीजों की इम्पोर्टेंस क्या है। और बाकी आजकल के जो कोविड के इशू है उसमें बिल्कुल सही आप लोगों ने पॉइंट आउट किया है, वायलेंस इंक्रीज हो गया है, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स इंक्रीज हो गई हैं, सुइसाइडल अटेम्प्ट्स ज्यादा हो रही हैं और सुइसाइड ज्यादा हो रही हैं, डोमेस्टिक वायलेंस बहुत बढ़ गया, सेक्सुअल ऑफेंसेस ज्यादा हो गए, उसके अलावा चाइल्ड अब्यूज ज्यादा हो गया। तो इसके लिए आपने जो ये एक ड्राइव शुरू की है अवेयरनेस सेशंस की, वो ज्यादा से ज्यादा करें, जितनी वर्चुअल अभी हो सके वो कीजिए, बाद में जितनी फिजिकल ट्रेनिंग सेशंस आप करवा सके वो करें, और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो मैंने आपको कहा है कि लेजिस्लेशन के लिए पुश कीजिए। इस्लामाबाद में बैठ के इससे बड़ी सर्विस और नहीं हो सकती। वी आर इन द पेरिफेरी, हमारे लिए रोज इसकी एफर्ट के लिए रोज इस्लामाबाद जाना पॉसिबल नहीं है। आप लोगों के लिए वो बिल्कुल ऐसी है जैसे हम उठ के मार्केट जाते हैं। तो एक कोऑर्डिनेटेड एफर्ट करें, वहां पे जितने भी कंसर्न लोग हैं, स्पेशली पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स, उनको अवेयर करें और उनको लेजिस्लेशन की साइड पे लेके आएं, उनसे बिल्स मूव करवाएं, अपनी लॉबिंग करें और कोशिश करें कि ये लेजिस्लेशन हो सके पाकिस्तान में। कानून बनेगा तो उसके बाद इम्प्लीमेंटेशन की भी बात होगी। सो गो फॉर लेजिस्लेशन। जी अंबर मोइन, आप एक सवाल करना चाहें? शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने बहुत एक्सटेंसिवली इसको नमूज़े सहर को रिप्लाई किया। अंबर, आप अनम्यूट कीजिए अपना मोबाइल और सॉरी माइक, एंड यू कैन आस्क क्वेश्चन। Yes, ma'am. First of all, I want to say thanks to sir. We are very obliged to have him. And secondly, my question is here. Yes, sir. देखें, most of us are aware of our rights. You know, हमें पता है कि हमारे पे कोई डोमेस्टिक वायलेंस हो रहा है, या किसी चाइल्ड पे हो रहा है, या कहीं रेप हो रहा है, बट अनफॉर्चुनेटली एज यू पोटेड अर्लियर कि हमारी पुलिस सपोर्ट नहीं करती ना। सबसे तो पहली बात ये होती है, इन केस ऑफ दिस के अगर हम किसी मेडिकल सर्टिफिकेट के लिए हॉस्पिटल में जाएं, तो हम अपने टीवी ड्रामाज में भी देखते हैं, हम अपने सराउंडिंग्स में भी देखते हैं, आई हैव सीन ऑल्सो मोस्ट ऑफ टाइम कि डॉक्टर्स तक सपोर्ट नहीं करते। वो कहते हैं कि जी पुलिस के पास जाइए, पुलिस केस है, पुलिस के पास जाओ, तो पुलिस उसको वही वाली बात, अनफॉर्चुनेटली कि इट्स अ कल्चर, हर घर में होता है, ये तो होता है, ये तो ऐसे ही होता है, पुलिस सपोर्ट नहीं करती। तो हम सबसे पहले अपने ऑनरेबल पुलिस सिस्टम को कैसे ठीक करें, उनको कैसे समझाएं कि भाई दिस इज रॉन्ग। देखिए अगर वहां से सपोर्ट स्टार्ट होगी ना। देखिए मैं आपको एक बात, लोग जो शटल बनते हैं ना, कई दफा शटलिंग बिटवीन पुलिस एंड कोर्ट एंड डॉक्टर, वो आम तौर पे उनकी प्रॉपर इंफॉर्मेशन नहीं होती। अगर आपको ये पता हो ना कि आपने लीगली सबसे पहले क्या करना है, तो ये मैं आपको बता रहा हूं कि कोई भी डॉक्टर या कोई भी पुलिस ऑफिशियल वो कानूनी तौर पे आपको रिफ्यूज नहीं कर सकता। अगर वो आपको रिफ्यूज कर रहा है तो वो एक क्राइम कर रहा है। डॉक्टर आपको ये नहीं कह सकता कि मैंने एमएलसी नहीं देना, या आपका एमएलसी नहीं बनता। जब आप किसी इंजरी के लिए, किसी केस के लिए एमएलसी लेने जा रहे हैं, तो ही इज बाउंड टू गिव इट। ये आपको सबसे पहले पता होना चाहिए। दूसरा ये सॉरी टू इंटरप्ट यू, माय पॉइंट इज it's not about just a casual injury ना, it's about domestic violence, you know, जी, कि वो इस चीज को हमारे यहाँ सीरियस नहीं लेते, ना डॉक्टर्स ना पुलिस सिस्टम। हम एज अ साइकोलॉजिस्ट और एज अ कॉमन पीपल हम इस चीज को किस तरह से ठीक करें
कि वो हमारी पुलिस लोगों को, आप बहुत सी जगहों पर ऐसा होता है स्पेशली इंटीरियर में कि रेप केसेस तक को पुलिस सपोर्ट नहीं करती लोगों को। पुलिस हमारी क्यों, हम उस सोसाइटी को कैसे ठीक करें? देखिए, ये तो लोगों की अवेयरनेस और एजुकेशन से ही आ सकता है। मैंने आपको कहा ना कि लीगली कोई भी रिफ्यूज नहीं कर सकता। लॉ के अंदर ये कहीं नहीं लिखा कि ये डॉक्टर की मर्जी है कि वो एमएलसी दे या नहीं, या पुलिस की मर्जी है कि वो केस को रजिस्टर करे या नहीं, ये कहीं नहीं है। सही। लॉ के अंदर इट इज अ कंपल्शन कि आपने वो करना है। अब अगर कोई नहीं कर रहा तो वो इलीगल हरकत कर रहा है। ये आपने बात सही कर रही है कि जी कोई आप रिफ्यूज तो कोई भी कर दे, लेकिन रिफ्यूज अगर कोई कर रहा है तो ही इज कमिटिंग अ क्राइम। आप रिफ्यूज नहीं कर सकते। आप किसी भी केस को फॉलो करके उसके बाद अगर कोई एक्विट होता है, अगर कोई इनोसेंट साबित होता है, तो वो एक और चीज है। आप पहले से कैसे कह सकते हैं कि जी ये नहीं करना या ये नहीं होना चाहिए, ये नहीं है। इसलिए वो रेप का केस हो, वायलेंस, मैंने आपको बताया कि डोमेस्टिक वायलेंस हो, सेक्सुअल वायलेंस हो, जहां पे इंजरीज एविडेंट है, पता चल रहा है कि इसमें शवाहिद मौजूद है, चोटें हैं या कोई भी और चीज है, उसको कोई भी रिफ्यूज नहीं कर सकता। इफ ही इज रिफ्यूजिंग, he is becoming a part of the team of people who are wasting the evidence, और ये बजाते खुद बहुत बड़ा क्राइम है कि आपकी वजह से एविडेंस जी लूज हो जाए। जी इसलिए डॉक्टर साहब, जी डॉक्टर साहब, बहुत ज़बरदस्त आपने इसको जो है एलैबोरेट किया है, और इतना ये इंटरेस्टिंग है कि इसको अभी दिल नहीं चाह रहा कि हम इसको जो है वाइंड अप भी करें, लेकिन ये है कि अगर और मज़ीद आप लोगों को क्वेश्चंस करने हैं तो मैं इंशाल्लाह इसको जल्द ही यूट्यूब चैनल पे भी अपने अपलोड कर दूंगी, और आप लोग उसके अंदर भी क्वेश्चंस ले सकते हैं, और आप मेरे साथ डायरेक्टली भी हो सकते हैं। मैं डॉक्टर साहब से डायरेक्ट क्वेश्चंस आप लोगों के उनसे पूछ के और आप लोगों को रिप्लाई बैक कर एक दूंगी, चीज मैं या डॉक्टर आखिर में साहब के कहना चाह जरिए रहा हूँ, आप। शुक्रिया के बाद, थैंक यू वेरी मच आफरीन, आपने ये अरेंज किया। एक चीज मैं कहना चाह रहा हूँ कि हम यहाँ पे मेंटल डिसऑर्डर्स पे भी, वी आर वर्किंग ऑन मेंटल डिसऑर्डर्स, हमारा प्रोजेक्ट है, और उसके लिए जो साइकोलॉजिस्ट हैं दे आर पार्ट ऑफ दैट। तो अगर आप में से कोई उसके लिए भी काम करना चाहे तो यू आर मोस्ट वेलकम। थैंक यू वेरी मच। जी, थैंक यू फॉर द अपॉर्चुनिटी, और इट वाज रियली अ फ्रूटफुल सेशन, और आई होप कि हम इन सीरीज ऑफ इंफॉर्मेटिव ऑनगोइंग इंफॉर्मेटिव सेशंस को हम आगे भी लेकर चलें और आपसे मज़ीद सीख सकें, और जो भी क्वेश्चंस मज़ीद आप लोगों को करने होंगे यू कैन रीच आउट टू अस, और हम लोग डायरेक्टली जो है क्वेश्चंस भी डॉक्टर साहब से पूछ के आपके साथ शेयर कर देंगे। मज़ीद जो है हैप्पी बीइंग का ये मेरी कोशिश रही है कि हम जो है इसको मैक्सिमम अपने एंड पे जो है कोशिश करें कि अवेयरनेस रेजिंग क्रिएट कर सकें, जिस तरह के डॉक्टर साहब ने कहा कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग ये है कि हम अवेयरनेस रेजिंग क्रिएट करें। जब तक हमें अपने हकूक के बारे में नहीं पता चलेगा, तब तक हम लोग जो है उसके ऊपर हम लोग भी उतने ही ज़्यादा उसके रिस्पॉन्सिबल हैं जितने बाकी आम लोग। जैसे कि डॉक्टर साहब ने भी कहा कि जब तक हम उसके ऊपर खुद अमल नहीं करेंगे, हमें खुद पता नहीं होगा, तो हम क्या अपने हक के लिए बोल पाएंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, बीइंग अ सोशल वर्कर, साइकोलॉजिस्ट, डॉक्टर्स या किसी भी शोबे से हम ताल्लुक रखते हो, हमें मालूम होना चाहिए कि ये इश्यूज और चैलेंजेस सोसाइटी में प्रिवेल करते हैं, और हमें हमारे इसके बारे में इतनी, जैसा एनसीएचआर की रिकमेंडेशंस है, हमें उसको रीड करना चाहिए, हमें पता होना चाहिए इन चीज़ों के बारे में, और हम इसको आगे स्प्रेड करें, क्योंकि जितनी ज़्यादा हम इंफॉर्मेशन स्प्रेड करेंगे, हम जितनी ज़्यादा रोशनी को आगे फैलाएंगे, हैप्पी बीइंग का एक छोटी सी काविश भी फुलफिल हो सकेगी, और आप लोग एज अ सोशल वर्कर्स उस चीज़ को जो है अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी के ज़रिए आगे लोगों तक फैला सकेंगे। जैसे कि डॉक्टर साहब ने भी कहा कि अगर आप लोग मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स हैं और आप लोग सपोर्ट करना चाह रहे हैं इस ज़बरदस्त कॉज के लिए, तो आप लोग ज़रूर जो है कोऑर्डिनेट करें, और आप हमें ज़रूर बता सकते हैं। इसके अलावा आप इसी इंफॉर्मेशन को आगे तक जो है शेयर भी करें,
और हमारे साथ जो है ताउन करें इस मामले में और इन चीज़ों को इस इंफॉर्मेशन को फैलाने के लिए कोशिश कीजिए। डॉक्टर साहब, आप आखिर में कुछ कहना चाहेंगे ऑडियंस से? बस मैं यही कहना चाहता हूँ कि आप जैसे जो मोटिवेटेड टीम है, वी एक्सपेक्ट कि आप लोग इसको बहुत ऑर्गेनाइज तरीके से और पूरी एनर्जी के साथ आप अपने मैसेज को लेके और अपने टारगेट्स को लेके चलेंगे तो इंशाल्लाह यू विल सक्सीड। हम जो हेल्प हो सकेंगे टेक्निकली वो हम करेंगे। जी, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू एवरीवन। Thank you so much, ma'am. Thank you so much, sir. थैंक यू वेरी Have a मच। good day. थैंक यू। ओके, थैंक यू सो मच एंड आई होप आप ये वीडियो जब इंशाल्लाह मैं अपलोड करूंगी आप लोगों को नोटिफिकेशन आ जाएगी। आप लोगों को मैं ये भी कहना चाहूंगी आखिर में कि यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब करें और आगे शेयर करें ताकि ये जो इतनी ट्रेजर ऑफ नॉलेज है हम इसको रायगा ना होने दें और इसको हम मैक्सिमम लोगों तक पहुंचा सकें। थैंक यू सो मच। दिस इज आफरीन अतर साइनिंग आउट। अल्लाह हाफिज एवरीवन।